अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा जंगें देखी हैं। एक ऐसा मुल्क कि जहाँ के लोग अगर कुछ करने की ठान लें तो फिर करके छोड़ते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में कि जिसने दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। अफ़गानिस्तान वो कौन सा मंसूबा शुरू करने जा रहा है कि जिसकी वजह से सी पैक की अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये मंसूबा अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। तालिबान की हुकूमत के बाद अफ़गानिस्तान के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो चलें इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस शानदार वीडियो में। तो बग़ैर ताख़ीर के अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 41वें नंबर पर आता है। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसको कोई भी समंदर नहीं लगता। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और इसकी शुमाली सरहद तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलती हैं। इसके अलावा बहुत ही अहम बॉर्डर चाइना के साथ भी लगता है और इस बॉर्डर की कुल लंबाई 76 किलोमीटर है। लेकिन ये 76 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के लिए निहायत अहम है, जिस पर चाइना और अफ़गानिस्तान मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो अफ़गानिस्तान की तकदीर को बिल्कुल बदल कर रख देगा और इसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा। इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस मुल्क में लोग सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रहीं। इस वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज यहाँ कम ही आती हैं और इस वजह से जॉब्स के मौके भी बहुत कम होते हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी करके ही गुजारा करते हैं। दोस्तों, ये मुल्क बहुत सालों से जंगों में रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। एक अफ़गानी पाकिस्तानी 3 रुपये 94 पैसे के बराबर और इंडियन 1.19 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान पश्तो और दोड़ी है। अगर इस मुल्क के मज़हब की बात करें तो 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है? इसका मतलब ये है कि आज तक जो भी सुपर पावर अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सकती और इसको यहाँ से शिकस्त खाकर जाना पड़ता है। अगर हालिया सालों की तारीख से पहले की तारीख पर भी नज़र डालें तो ये कोशिश सिकंदर आज़म ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, चंगेज़ खान ने भी की, राजा रंजीत सिंह और शाहजहां ने भी की, लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। कहा जाता है कि अफ़गानी लोग ऐसे मुश्किल हालात पैदा कर देते हैं कि यहाँ जो भी कब्ज़ा करने आता है उसे उल्टे पांव यहाँ से भागना पड़ता है। 9/11 हादसे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के नाम पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन आखिरकार अब उनको भी अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी दोबारा हुकूमत कायम कर ली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का ड्राई फ्रूट पाया जाता है और यहाँ के ड्राई फ्रूट अपने जायके और क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। काबुल अफ़गानिस्तान का सबसे फेमस सिटी है। इस शहर में बहुत से पिकनिक पॉइंट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक बहुत ही अहम कारगा डैम है, जिसे 1930 में नादिर शाह ने तामीर करवाया। इसका मकसद ये था कि लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक थे और इसकी वजह से पानी को स्टोर करके खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह डैम बहुत ही खूबसूरत है और इस डैम के पास आपको ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों को घुड़सवारी का बहुत ही ज़्यादा शौक है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में फल बहुत बड़ी तादाद में काश्त किए जाते हैं और इस मुल्क की चेरी की तो क्या ही बात, जो अपने जायके के लिए बहुत ही मशहूर है। अफ़गानिस्तान के लोग गोश्त को बहुत ही शौक से खाते हैं। आपने शनवारी रेस्टोरेंट्स का नाम तो सुना ही होगा। काबुल में हर दूसरा रेस्टोरेंट आपको शनवारी कढ़ाई का ही मिलेगा और ये कढ़ाई भी बहुत मज़ेदार होती है। अफ़गानिस्तान की नाइट लाइफ की बात करें तो अफ़गानिस्तान की नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। रात के वक्त आपको खानों के रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा खुले हुए नज़र आएंगे।
जिनमें तुर्किश, पाकिस्तानी और लोकल फूड के रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात अब बहुत बेहतर हो चुके हैं। अब आप बगैर किसी खौफ और ख़तरे के काबुल में फिर सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो आप रात को अपनी फैमिली के साथ भी घूम सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तालिबान के आने से पहले आप रात को बाहर नहीं निकल सकते थे। हर तरफ खौफ और ख़तरे के बादल मंडला रहे थे। दोस्तों, काबुल में रातें हमेशा ठंडी रहती हैं और सर्दियों में तो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद आप इस कंट्री में औरतों की वीडियो नहीं बना सकते। इसके अलावा तालिबान ने 6ठी क्लास तक लड़कियों को तालीम की इजाज़त दी है और इसके बाद वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, जिसका एतराज़ पूरी दुनिया में उठाया जाता है। इसी तरह आपको पार्कों और बाज़ारों में भी ज़्यादातर मर्द नज़र आएंगे। पार्कों में औरतों को जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। फैमिलीज़ के लिए पार्कों का एक स्पेशल दिन मुकर्रर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग नमाज की बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं। कोई भी कितना भी ज़रूरी काम हो, वो अपने काम को छोड़ देते हैं और सबसे पहले नमाज को अहमियत देते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। सिनेमा हॉलों और म्यूज़िक पर अब इस कंट्री में मुकम्मल तौर पर बैन है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की जीडीपी 2023 के मुताबिक $17 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $411 है। दोस्तों, जब भी अफ़गानिस्तान के झंडे का नाम लिया जाता है तो आपके जहन में सबसे पहले 3 रंगों वाला झंडा आता है, लेकिन तालिबान ने इस झंडे को ख़त्म कर दिया है और अब एक नया झंडा मुतारफ़ कराया है जो कि बिल्कुल सफ़ेद रंग का है और उस पर कलिमा तैयबा लिखा हुआ है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जहां आप कुदरत का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में एक इलाके का नाम बुनियान है। इसकी तारीख़ी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। इस इलाके का नज़ारा बहुत ही अलग किस्म का है, जिस तरह आपने तुर्की में कैपाडोकिया का इलाका देखा होगा। ये इलाका उससे मिलता जुलता है और पुराने ज़मानों में इस जगह पर लोग गारों में घर बनाकर रहते थे। इन पथरीले और मिट्टी वाले इलाकों में ऐसा पानी आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इस जगह बहुत से बुद्धा के स्टैचू भी बने हुए थे जो तालिबान की हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं। कहा जाता है कि 1221 में जब चंगेज़ खान यहाँ से गुजरा तो उसके पोते को यहाँ इस इलाके में एक तीर लगा, जिससे उसके पोते की मौत वाक़या हो गई। चंगेज़ खान को इतना गुस्सा आया कि उसने इस शहर के हर शख्स को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इस शहर में हर तरफ खून की नदियाँ बहा दी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के सिर्फ 24% लोग ही शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी 76% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं, जिनमें बुद्धा टेम्पल, बाबर गार्डन और जलालाबाद बाज़ार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों का मानना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मौजूद है। जिस जगह का ये दावा किया जाता है उस जगह पर एक मस्जिद मौजूद है और इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। लेकिन इराक़ के लोगों का कहना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक इराक़ में मौजूद है। इस बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफ़गानिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है जो अफ़गानिस्तान की तकदीर को बिल्कुल तब्दील कर देगी। ये नहर 500 फीट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। इस नहर की सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफ़गानिस्तान ने ना तो किसी बाहर वाली कंट्री से कोई इंजीनियर हायर किया और ना ही किसी से कोई हैवी मशीनरी ली, और ये नहर अफ़गानिस्तान अपने दस्तयाब वसाइल से ही बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे उन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। ये नहर अफ़गानिस्तान के अफज़र रिवर से बनाई जा रही है। ये दरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से निकलता है, अफ़गानिस्तान से होता हुआ तुर्कमानिस्तान जाता है और उसके बाद एरियल सी में जाके गिरता है। इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा और अफ़गानिस्तान में इस नहर का पानी आने के बाद अनाज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और तकरीबन 40% से भी ज़्यादा गंदम अफ़गानिस्तान 2028 तक दूसरे मुल्कों को बेच रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होने की तारीख रखी गई है।
لیکن اس کا کام اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 2025 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ اتنی مہارت سے اور اتنی تیزی سے کیسے کام کیا جا رہا ہے، وہ بھی بغیر کسی ہیوی انجینئر اور ہیوی ٹیکنالوجی کے۔ دوستو، آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ افغانستان کی قسمت بدل دے گا۔ اس سے پہلے پاکستان میں سی پیک بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن پاکستان کا یہ پروجیکٹ سیاست کا شکار ہو چکا ہے، جس کے بعد چائنا کو اپنی فکر لاحق ہو گئی اور اس نے یورپ کی منڈیوں تک رسائی کے لیے اس کے بیک اپ پلان پر کام شروع کر دیا ہے، جسے گوان کوریڈور کہا جاتا ہے۔ چائنا افغانستان کوریڈور میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، جو افغانستان سے ہوتا ہوا ایران میں داخل ہوگا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان کی تقدیر بدل دے گا، اور اس کا فائدہ افغانستان کو یہ بھی ہوگا کہ جو نہر بنانے سے زراعت کی پیداوار بڑھے گی، یہ تمام اناج اسی روڈ کے ذریعے افغانستان بھی یورپ تک پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کی معیشت اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ یہ سڑک افغانستان کے شمال میں صوبہ بدخشان سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کے بالکل پاس ہے۔ چائنا نے خنجراب پاس سے پاکستان میں داخل ہونا تھا، لیکن یہ سڑک بھی خنجراب پاس سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے چائنا کو اپنا روٹ پاکستان کی بجائے افغانستان میں کرنے سے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ راستہ ہے تو دشوار، سردی بھی بہت پڑتی ہے اور پہاڑ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس پر کام اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ 90% کام ختم ہو چکا ہے۔ افغانستان سے چین تک سڑک پہنچا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کو ڈرائی فروٹ کی تجارت کے لیے چائنا جیسی بڑی مارکیٹ مل جائے گی، جس سے افغانستان کی معیشت کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو تجارت چائنا اس راستے سے یورپ کی طرف کرے گا، اس کا فائدہ بھی افغانستان کو ہوگا۔ چین نے افغانستان سے گزرنے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے دباؤ میں آسانی سے آ جاتا ہے اور سی پیک کو بھی بند کر دیتا ہے، جبکہ افغانستان کے جو حکومت 10 سال سے زیادہ امریکہ سے جنگ لڑنے کے بعد آئی ہے، یہ کبھی بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ چائنا افغانستان سے ہوتا ہوا ایران میں چابہار سے داخل ہوگا، اور اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد افغانستان اور چین دونوں کو پاکستان کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ چیز پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوگی۔ دوستو، ہم نے پاک چائنا دوستی کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ملکوں کی آپس میں دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے جب تک مفاد یا ضرورت ہوتی ہے، اسے اتنے وقت کے لیے دوستی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے راستے، دوسرا ملک اپنے راستے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اپنے خیالات کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔